दोस्तों आज मैं फिर से आप लोगों के लिए तमिल इंडस्ट्री का एक बेहतरीन क्राइम सस्पेंस थ्रिलर मूवी लेके आ गया हूँ। ये मूवी कुछ ऐसा है, अगर इंट्रो में इसके बारे में मैं कुछ भी बता दूंगा तो वो स्पॉइलर जैसा काम करेगा। आप बस इतना समझ लीजिए कि ये मूवी 2024 का वन ऑफ द बेस्ट क्राइम सस्पेंस थ्रिलर मूवी है और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको एक ऐसा क्लाइमेक्स देखने को मिलेगा जो आपने कभी भी सोचा नहीं होगा। तो चलो यार, बिना टाइम बर्बाद करते हुए साथ में मिलकर इस मूवी को देखते हैं। मूवी की शुरुआत में हम महाराजा नाम का एक बंदे को देखते हैं। वो एक सैलून में काम करता है। फिर एक दिन हम देखते हैं महाराजा अपने घर के सामने वाले एक गिफ्ट शॉप से अपनी बेटी के लिए खिलौना खरीद रहा होता है और वो खिलौना उसकी बेटी को पसंद आएगी या नहीं वो इसके बारे में अपनी पत्नी से राय लेता है और इसी तरीके से महाराजा एक बढ़िया सा खिलौना सिलेक्ट करता है। पर तभी एक ट्रक अपना संतुलन खो देता है और फुल स्पीड से आके महाराजा के घर से टकरा जाता है और घर का छत टूट के नीचे गिर जाता है। इस हादसे में महाराजा की पत्नी की डेथ हो जाती है पर उसकी बेटी बच जाती है, क्योंकि जब छत गिरा तब ऊपर से एक लोहे का कचरे का डिब्बा नीचे गिर गया और वो ठीक महाराजा की बेटी के ऊपर गिर जाता है और उसे पूरा कवर कर लेता है और इसीलिए महाराजा की बेटी ज्योति इस भयानक हादसे से जिंदा बच जाती है। फिर 13 साल बीत जाते हैं और हम देखते हैं महाराजा अपनी बेटी के साथ एक नए घर में रह रहा होता है। ये घर मेन रोड से थोड़ा दूर होता है। दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं जिस कचरे के डिब्बे ने ज्योति की जान बचाई थी ये उसे आज तक संभाल के रखे हुए हैं और उसकी इन्होंने लक्ष्मी नाम रखा है और उसकी पूजा भी करते हैं। महाराजा अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है। जब एक बार ज्योति की स्कूल के प्रिंसिपल ने उसे बिना बात के डांट दिया था ये उनके साथ भी लड़ गया था। फिर हम देखते हैं ज्योति कुछ दिनों के लिए स्कूल की तरफ से स्पोर्ट्स कैंप में जाती है, पर जाने से पहले महाराजा को ये बता के जाती है कि आप अपना ध्यान रखना और टाइम पे खाना खा लेना और लक्ष्मी की भी ख्याल रखना। फिर हम देखते हैं रोज की तरह दुकान बंद करके महाराजा घर आ जाता है और ये सीन यहाँ पे कट हो जाता है और अगले दिन सुबह हम देखते हैं एक सांप खिड़की से महाराजा के घर के अंदर आ जाता है और हम देखते हैं घर के सारे सामान इधर उधर बिखरे पड़े हुए होते हैं और महाराजा बेहोशी के हालत में जमीन पे पड़ा हुआ होता है। फिर ये सांप महाराजा के ऊपर से गुजर जाती है और खिड़की से बाहर चली जाती है, पर तभी एक कांच का ग्लास नीचे गिर जाता है और महाराजा को होश आ जाता है। फिर हम देखते हैं महाराजा पुलिस स्टेशन जाता है और इंस्पेक्टर बरदराज से कहता है, सर कल रात मेरे घर में चोरी हुआ है और मुझे उसका रिपोर्ट लिखाना है। तो इंस्पेक्टर कहते हैं क्या चोरी हुआ है? तो महाराजा कहता है, सर वो लोग मेरी लक्ष्मी को चुरा के ले गए सर। कल रात जब मैं सैलून से घर वापस आया और चाबी खोल के घर के अंदर गया तो मुझे ये पता नहीं था कि घर में 3 चोर पहले से ही हैं। उन तीनों ने मास्क पहना हुआ था। फिर उन्होंने मुझे पकड़ लिया और मुझे बहुत मारा और मैं बेहोश हो गया। सुबह उठा तो देखा वो अपने साथ लक्ष्मी को ले गए हैं। तो इंस्पेक्टर कहते हैं ये लक्ष्मी कौन है? क्या तुम्हारी बेटी का नाम लक्ष्मी है? तो महाराजा कहता है, नहीं सर, मेरी बेटी का नाम तो ज्योति है। वो अभी स्कूल की तरफ से स्पोर्ट्स कैंप में गई हुई है। जब मेरी बेटी छोटी थी तब एक हादसे में हमारा घर टूट गया था और छत नीचे गिर गया था, तब लक्ष्मी ने मेरी बेटी की जान बचाई थी। फिर इंस्पेक्टर कहते हैं पहले मुझे लक्ष्मी की कोई फोटो दिखाओ। तो महाराजा उन्हें लक्ष्मी की फोटो दिखाता है। फोटो देखने के बाद इंस्पेक्टर महाराजा के ऊपर गुस्सा हो जाते हैं। वो कहते हैं इस कचरे के डिब्बे के लिए तुम पुलिस स्टेशन आ गए? क्या इस कचरे के डिब्बे के अंदर कोई कीमती सामान था? तो महाराजा कहता है, जी नहीं, इस कचरे के अंदर कोई भी कीमती सामान नहीं था। सर प्लीज आप उसे ढूंढ दीजिए। मेरी बेटी ने मुझे लक्ष्मी की ख्याल रखने के लिए कहा था। मैं नहीं चाहता हूँ कि उसे पता चले कि लक्ष्मी चोरी हो गई है। ये सब सुनने के बाद इंस्पेक्टर महाराजा के ऊपर गुस्सा हो जाते हैं। वो कहते हैं भाई मैं तुझे पैसे दे रहा हूँ, तू एक काम कर, जा एक नया कचरे का डिब्बा खरीद ले, पर मेरा दिमाग मत खा। फिर महाराजा को जबरदस्ती पुलिस स्टेशन से बाहर निकाल देते हैं। तो महाराजा उन्हें कहता है मैं आपको 7 लाख रुपए दूंगा, पर आप प्लीज मेरी लक्ष्मी को ढूंढ दीजिए। तो ये सुनने के बाद इंस्पेक्टर केस को रजिस्टर करने के लिए राजी हो जाते हैं। महाराजा उन्हें एडवांस में 40,000 रुपए भी देता है। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं एक गुंडे जैसे दिखने वाला एक बंदा एक कार सर्विसिंग सेंटर में जाता है और कहता है
मेरी कार से चश्मा किसने चुराया। दरअसल इस बंदे ने अपनी गाड़ी यहाँ पे सर्विसिंग कराने के लिए दिया था और गाड़ी के अंदर उसका फेवरेट चश्मा भी था, पर सर्विसिंग के बाद जब उसे गाड़ी दिया गया तो उसके अंदर चश्मा नहीं था। इसीलिए वो आज सर्विसिंग सेंटर आके उस चश्मे के बारे में पूछ रहा होता है। फिर वो गुस्से में एक बंदे को मारने लगता है और ठीक उसी टाइम धना नाम का एक बंदा आता है। वो भी इसी सर्विसिंग सेंटर में काम करता है और धना ने ही इस बंदे के कार का सर्विसिंग किया था। जब उसे चश्मे के बारे में पूछते हैं तो वो कहता है मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। तो ये सुनने के बाद वो घुसेल बंदा धना को भी मारने लगता है और कहता है मैं तुम्हें एक दिन का टाइम दे रहा हूँ, कल तक मुझे मेरा चश्मा मिल जाना चाहिए वरना ये पूरा सर्विसिंग सेंटर को जला दूंगा। फिर उसी दिन थोड़ी देर बाद हम देखते हैं वो बंदा अपने कुछ दोस्तों के साथ एक पब में बैठा हुआ होता है और तभी धना वहाँ पे आ जाता है और हम देखते हैं उसके हाथ में वही चश्मा होता है जिसे कल वो बंदा ढूंढ रहा था। धना ये चश्मा उसे देने के बजाय उसे उसी के सामने तोड़ देता है। तो वो बंदा गुस्से में धना को मारने के लिए आता है, पर इससे पहले कि वो धना को मार पाता धना एक दारू की बोतल उठाता है और उसे उस बंदे के सर पे फोड़ देता है। और फिर हम देखते हैं धना उस बंदे को बहुत मारता है, फिर यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम फिर से महाराजा को देखते हैं, वो रोज पुलिस स्टेशन में आके बैठा रहता है। उधर हम देखते हैं इंस्पेक्टर अपना दिमाग लगाते हैं। वो सोचते हैं अभी वाला वो कहाँ उस कचरे के डिब्बे को ढूंढेंगे, वो सेम टू सेम उसी के जैसे दिखने वाला एक नया ले लेंगे और उसे लक्ष्मी की तरह बना के महाराजा को दे देंगे। तो हम देखते हैं एक कांस्टेबल लक्ष्मी की फोटो लेके कचरे के डिब्बे रखने वाले या फिर कचरे के डिब्बे बनाने वाले ऐसे कई सारे दुकान में जाता है। दरअसल उसे बिल्कुल सेम टू सेम दिखने वाला डब्बा चाहिए होता है। फिर हम देखते हैं उसी कार सर्विसिंग सेंटर वाला बंदा पुलिस स्टेशन आया हुआ होता है धना का मिसिंग कंप्लेन कराने के लिए और वो महाराजा के पास बैठता है और उसके हाथ में धना का फोटो होता है। फिर ये सीन यहाँ से शिफ्ट होके वापस उसी टाइम पे जाता है जब महाराजा बेहोशी के हालत में जमीन पे पड़ा हुआ था। फिर हम देखते हैं ग्लास टूटने के कारण महाराजा को होश आ जाता है और उठते ही उसे अपने आंखों के सामने टोल गेट का एक रसीद पड़ा हुआ मिलता है। शायद ये उन 3 चोरों में से किसी एक का है, ये गलती से यहाँ पे गिर गया होगा। तो उस रसीद में जो गाड़ी का नंबर था महाराजा उस नंबर से उस गाड़ी के मालिक के बारे में पता कर लेता है और उस गाड़ी का मालिक कोई और नहीं वही घुसेल बंदा होता है। महाराजा उसे उसकी गाड़ी के बारे में पूछता है तो पता चलता है कि कल वो उनकी कार को सर्विसिंग सेंटर में दिया था और उसी सर्विसिंग सेंटर से किसी एक बंदे ने उनका फेवरेट चश्मा को चुरा लिया है। घुसेल बंदे को वो शक होता है कि जिसने इसकी चश्मा चुराया है शायद वो इसकी कार का भी मिसयूज कर रहा होगा। महाराजा उस घुसेल बंदे से उस सर्विसिंग सेंटर के बारे में पूछता है पर वो इसके बारे में कुछ भी नहीं बताता है। तो महाराजा यहाँ से निराश होके बस जाने ही वाला होता है, तभी यहाँ पे धना आ जाता है और वो उस चश्मे को तोड़ देता है और उस घुसेल बंदे को बहुत मारता है। दोस्तों आपको याद होगा हमने थोड़ी देर पहले ये सीन देखा था, अब वही सेम सीन को हम महाराजा की फ्लैशबैक में देख रहे हैं। यानी कि धना जब उस घुसेल बंदे को मार रहा था महाराजा वहीं पे था। तो मारपीट के दौरान वो घुसेल बंदा कहता है एक तो तूने मेरा चश्मा चुराया और अभी यहाँ पे आके मुझे मार रहा है, एक बात याद रखना मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो ये सुनने के बाद महाराजा को ये पता चल जाता है कि कल गाड़ी धना के पास था। फिर हम देखते हैं महाराजा धना का पीछा करता है और धना को भी ये पता चल जाता है कि महाराजा उसका पीछा कर रहा है। और हम देखते हैं धना किसी को कॉल करता है और एक सुनसान जगह पे पहुंच जाता है। महाराजा भी उसके पीछे पीछे वहां पे पहुंच जाता है, पर तभी कुछ लोग अचानक से महाराजा के ऊपर हमला करने लगते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। तो धना कहता है तुझे उस दिन दया दिखा के छोड़ दिया था इसलिए तू अभी तक जिंदा है, तुझे तो उसी दिन मार डालना चाहिए था। ये सुन के महाराजा को गुस्सा आ जाता है और वो फाइट बैक करता है। और भाई क्या ही फाइट बैक करता है, उसके हाथ में जो भी आता है वो उससे गुंडों को मारने लगता है। फिर अंत में वो धना को भी बहुत मारता है और एक नुकीले कांटे जैसे जगह पे धना को जोर से धक्का दे देता है और वो कांटे उसके शरीर में धंस जाते हैं और वो दर्द से तड़पने लगता है। तो महाराजा उसे पूछता है मुझे बता दो बाकी 2 लोग कौन थे जो उस रात तुम्हारे साथ थे। फिर धना बताता है कि उन दोनों में से एक तेरे
एरिया के पुलिस स्टेशन में है। जाके पता लगा कि वो कौन है। तभी धना के हाथ में एक नुकीला चीज आ जाता है और वो उसी चीज से महाराजा के पैर पे जोर से हमला करता है और महाराजा को जख्मी करके बाइक लेके यहाँ से भागने की कोशिश करता है। पर महाराजा भी हार नहीं मानता है। वो उसी जख्मी हालत में एक धारदार हथियार लेके धना को मारने के लिए आगे बढ़ता है। फिर हम देखते हैं महाराजा धना के सर को धड़ से अलग कर देते हैं और फिर उस धड़ की तरफ देख के गुस्से से कहते हैं, मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगा और वो कौन है वो पता लगाऊंगा, फिर तेरे जैसे उसे भी मार डालूंगा। फिर हम वापस प्रेजेंट में देखते हैं। महाराजा धना की कंप्लेन करने वाले बंदे से पूछता है, क्या आप इसके दोस्त हो? तो वो कहता है, जी नहीं, ये मेरे सर्विस सेंटर में काम करता है। तो महाराजा उसे कहता है, आप टेंशन मत लीजिए, पुलिस को ये जरूर मिल जाएगा। पर एज एन ऑडियंस हमें ये पता है कि महाराजा ने उसका क्या किया है। फिर ये सीन यहाँ पे कट हो जाता है और हम सेल्वम नाम का एक बंदे को देखते हैं। ये दरअसल एक चोर है और अभी वो किसी के घर में चोरी करने के लिए गया है। इसका एक स्टाइल होता है, ये जिसके यहाँ भी चोरी करने जाता है पहले घर वालों को बांध देता है और उन्हीं के घर में चिकन पका के खाता है और बाद में उसके साथी लोग घर के महिलाओं का बलात्कार करते हैं और फिर उन्हें मार डालते हैं। सेल्वम का एक परिवार भी है, वो अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहता है। उसकी पत्नी को ये पता ही नहीं होता है कि सेल्वम चोरी और मर्डर भी करता है। दरअसल समाज के सामने सेल्वम एक सीधा साधा आदमी होता है। उसका एक छोटा सा इलेक्ट्रिक शॉप भी है, वो दिन में वहीं पे बैठता है। तो एक दिन सेल्वम घर में कुछ साफ सफाई का काम कर रहा था और तभी कुछ सामान उसकी बेटी के ऊपर गिर जाते हैं और इसके वजह से उसकी पीठ में चोट लग जाती है। तो सेल्वम उस जगह पे पट्टी लगा देता है और हम देखते हैं जिस लक्ष्मी के बारे में महाराजा ने कंप्लेन किया है वो सेल्वम के घर में है। इसका मतलब जो 3 चोर महाराजा के घर पे गए थे ये उनमें से एक है। फिर दूसरी तरफ हम वही कांस्टेबल को देखते हैं, वो अभी भी लक्ष्मी जैसी दिखने वाली कचरे के डिब्बे को ढूंढ रहा है। तभी उसकी मुलाकात पुलिस खबरी शिवा से होता है। वो उसे कहता है, एक केस के लिए इंस्पेक्टर को एक कचरे का डिब्बा चाहिए, मैं कब से उसे ढूंढ रहा हूँ, भाई तू भी थोड़ा सा मदद कर दे। फिर ये दोनों एक जगह जाते हैं जहाँ पे लोहे के डिब्बे बनाए जाते हैं। फिर वो उस डिब्बे बनाने वाले बंदे को लक्ष्मी की फोटो दिखा के कहते हैं, क्या तुम बिल्कुल ऐसे ही एक कचरे का डिब्बा बना सकते हो? तो वो हाँ कहता है और वो कहता है, ठीक है आप कल आके ले जाइएगा, तब तक मैं इसे बना दूंगा। फिर वापस ये सीन यहाँ से कट होता है और हम सेल्वम को देखते हैं। दरअसल कल उसकी बेटी की बर्थडे है, इसीलिए वो अपनी पत्नी और बेटी के साथ ज्वेलरी शॉप जाता है और अपनी बेटी के लिए एक लॉकेट पसंद करता है। तो ज्वेलरी शॉप वाले कहते हैं, सर अब कल आके इसे ले जाइएगा, दरअसल अभी ये स्टॉक में नहीं है, हमें इसे बनाना पड़ेगा। तो अगले दिन सेल्वम की बेटी की बर्थडे होता है। सेल्वम की पत्नी सभी पड़ोसियों को बर्थडे पार्टी में आने के लिए न्योता देती है और सेल्वम को कॉल करके याद दिला देती है कि आज दुकान से लॉकेट लाना है। तो सेल्वम कहता है, हाँ बाबा मुझे याद है। फिर सेल्वम की वाइफ कहती है, आते टाइम थोड़ा सैलून से होते हुए आना और दाढ़ी को थोड़ा ट्रिम करा देना, आज घर में बहुत लोग आने वाले हैं, मैं चाहती हूँ तुम थोड़ा सुंदर दिखो। फिर हम देखते हैं सेल्वम पहले ज्वेलरी शॉप से लॉकेट कलेक्ट करता है और बाद में दाढ़ी ट्रिम कराने के लिए एक सैलून में जाता है। और दोस्तों ये वही सैलून होता है जहाँ पे महाराजा काम करता है। सेल्वम महाराजा को उसकी दाढ़ी ट्रिम करने के लिए कहता है तो महाराजा ट्रिम करना चालू करता है, पर थोड़ी देर बाद ट्रिमर का बैटरी खत्म हो जाता है। तो महाराजा सेल्वम को सैलून में अकेले छोड़ के नया बैटरी लाने के लिए बाहर चला जाता है और ठीक उसी टाइम सेल्वम को उसके दोस्त का कॉल आता है और वो कहता है, भाई हाल ही में हमने जितने भी घर लूटे हैं और मर्डर किया है इन सब के बारे में आज की पेपर में छपा है। हालांकि पेपर में हमारा नाम नहीं आया है, पर मुझे लगता है कि शायद पुलिस को पता चल गया है कि इन सब कांड के पीछे हम हैं। तो सेल्वम कहता है, भाई तू टेंशन मत ले, ये सब पुलिस की चाल है ताकि हम जल्दबाजी में कोई गलत कदम उठा लें और वो हमें पकड़ लें। फिर सेल्वम कॉल कट कर देता है और वो जैसे ही पीछे घूमता है वो देखता है उसके पीछे महाराजा खड़ा हुआ होता है। फिर सेल्वम दाढ़ी ट्रिम करने के बाद घर चला जाता है, पर उसे लगता है कि शायद वो सैलून वाले ने इसे फोन पे बात करते हुए सुन लिया है। इसका मतलब उसे पता चल गया है कि मैं एक क्रिमिनल हूँ। फिर सेल्वम ये बात अपने दोस्त को भी बता देता है, तो ये दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि उस सैलून वाले को रास्ते से हटाना पड़ेगा।
फिर सेल्वम की पत्नी उसे बच्चे की लॉकेट मांगती है, पर वो लॉकेट अभी सेल्वम के पास नहीं होता है। सेल्वम टेंशन में आ जाता है कि आखिर वो लॉकेट गया तो गया किधर। दरअसल सेल्वम उस लॉकेट को सैलून में ही छोड़ आया है और महाराजा को वो लॉकेट मिल जाता है। तो महाराजा डिसाइड करता है वो सेल्वम के घर जाएगा और ये लॉकेट उसे वापस करेगा। दरअसल दोस्तों, सेल्वम सैलून के अंदर आते वक्त फोन पे अपनी बेटी की बर्थडे पार्टी को लेके किसी के साथ बात कर रहा था और उस बंदे को सेल्वम अपना एड्रेस भी बता रहा था और महाराजा ने ये सब सुन लिया था। और वैसे भी आज सेल्वम की बेटी की बर्थडे है और ये लॉकेट के बिना वो बर्थडे वाला कैसे मनाएगी। फिर महाराजा लॉकेट देने के लिए सेल्वम के घर पहुंच जाता है, पर ठीक उसी टाइम सेल्वम को अरेस्ट करने के लिए पुलिस भी वहां पे पहुंच जाती है। तो सेल्वम को लगता है महाराजा अपने साथ पुलिस लेके आया है इसे अरेस्ट करवाने के लिए। तो सेल्वम अपने दोस्त को यहाँ से भाग जाने के लिए कहता है, पर वो यहाँ से भागने के बजाय पुलिस को गन दिखा के कहता है हमें छोड़ दो वरना मैं सबको मार डालूंगा। पर ये सब ज्यादा देर तक नहीं चलता है। सेल्वम का दोस्त पुलिस एनकाउंटर में मारा जाता है। फिर पुलिस सेल्वम को अरेस्ट करके अपने साथ ले जाती है और अब जाके सेल्वम की पत्नी को ये पता चलता है कि उसका पति एक क्रिमिनल है। तो सच जानने के बाद वो अंदर से टूट जाती है। फिर हम देखते हैं सेल्वम जाते जाते महाराजा को एक गुस्से वाला लुक देके जाता है और क्योंकि अभी इतने सारे कांड हो जाते हैं तो महाराजा वो लॉकेट उन्हें दे नहीं पाता है और ऐसे ही वापस आ जाता है। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं इंस्पेक्टर को महाराजा के ऊपर भी थोड़ा शक होता है। भला कोई इंसान एक कचरे के डिब्बे के लिए 7 लाख रुपए क्यों देगा। तो वो 2 कांस्टेबल को महाराजा और धना का मोबाइल लोकेशन निकालने के लिए कहते हैं। फिर हम देखते हैं कोइंसिडेंटली वो दोनों उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे महाराजा ने धना को मारा था। क्योंकि धना का लास्ट लोकेशन यहाँ पे था तो ये उसे फॉलो करते हुए यहाँ पे पहुंच गए हैं। फिर वो देखते हैं एक टाइम पे धना और महाराजा दोनों का मोबाइल लोकेशन सेम था। फिर ये सीन यहाँ से कट हो जाता है और हम देखते हैं वो नया कचरे का डिब्बा बन के तैयार हो जाता है। तो खबरी सिवा और कांस्टेबल उसे इंस्पेक्टर के पास ले जाते हैं और लक्ष्मी की फोटो को देख के उसे बिल्कुल उसी की तरह बना देते हैं। फिर इंस्पेक्टर कुछ ऐसे लोगों को कॉल करते हैं जो छोटी मोटी चोरी का केस अपने ऊपर ले लेते हैं और उसके बदले उन्हें पुलिस से पैसे मिलते हैं और कुछ महीने के बाद वो बेल में बाहर आ जाते हैं। पर जैसे ही उन्हें पता चलता है कि इस बार उन्हें एक कचरे के डिब्बे की चोरी के लिए अरेस्ट किया जाएगा, वो सब इंस्पेक्टर को मना कर देते हैं। वो कहते हैं जब लोगों को पता चलेगा कि हम कचरे के डिब्बे को चुराने के लिए जेल गए हैं तो हमारा क्या इज्जत रह जाएगा। फिर इंस्पेक्टर खबरी सिवा से कहते हैं तेरे नजर में अगर कोई बंदा है तो बता यार, इस कचरे के डिब्बे की चोरी के लिए किसे जिम्मेदार बनाऊं। कोई भी राजी नहीं हो रहा है, जबकि मैं 50,000 देने के लिए भी तैयार हूँ। तो खबरी सिवा कहता है सर अगर आपको कोई नहीं मिल रहा है क्यों ना ये काम मैं खुद कर लूँ, पैसे के पैसे मिल जाएंगे और बाद में बेल लेके बाहर आ जाऊंगा। फिर इंस्पेक्टर कहते हैं देख, उस बंदे को शक नहीं होना चाहिए कि तू नकली चोर है। इसके लिए तुझे उस दिन असल में क्या हुआ था वो सब डिटेल्स में जानना जरूरी है ताकि तू उसके सामने डिटेल्स में बता सके कि तूने चोरी कैसे किया था। क्योंकि सबको पता होता है कि महाराजा पुलिस स्टेशन में ही पड़ा हुआ होता है, इसीलिए इंस्पेक्टर पुलिस स्टेशन कॉल करते हैं और महाराजा के साथ बात करते हैं और उसे कहते हैं कि उस दिन क्या हुआ था मुझे फिर से डिटेल्स में बताओ। इससे पहले कि महाराजा अपनी कहानी शुरू करे, दूसरी तरफ हम देखते हैं ज्योति की स्पोर्ट्स कैंप खत्म हो जाता है और वो घर वापस आ रही होती है। फिर हम देखते हैं महाराजा उसकी कहानी बताना शुरू करता है। इस बार भी वो वही सेम कहानी इंस्पेक्टर को बताता है जो हमें पहले से ही पता है, पर इस बार एज एन ऑडियंस हमें कुछ अलग ही देखने को मिलता है। दरअसल कैंप से वापस आते वक्त ज्योति उसकी जूते उसके एक दोस्त को दे देती है क्योंकि उसे उसकी ज्यादा जरूरत थी और वो अपने पापा को मैसेज करके बता देती है कि आप मेरे लिए बिल्कुल ऐसा ही नए जूते लेके आना, पुराने वाले खराब हो गए हैं। तो उस दिन सैलून जल्दी बंद करके महाराजा जूते खरीदने के लिए जाता है, पर जो जूते उसे चाहिए थे वो अभी दुकान में नहीं थे पर दुकान की स्टोर रूम में थे। तो दुकानदार कहता है आप कुछ टाइम वेट कर लीजिए, हम आपको जूते लाके दे रहे हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं ज्योति बस से उतर के घर पहुंच जाती है। उसे लगता है उसके पापा शायद सो गए हैं, पर तभी हम देखते हैं
महाराजा के घर के अंदर सेल्वम, धना और खबरी शिवा पहले से ही होते हैं। यानी कि दोस्तों खबरी शिवा भी सेल्वम का एक साथी होता है। यानी कि दोस्तों धना ने जिसके बारे में कहा था वो शिवा है, क्योंकि ये उसी पुलिस स्टेशन में खबरी का काम करता है। दरअसल 13 साल बाद सेल्वम आज जेल से छूटा है और ये लोग आज महाराजा को जान से मारने के लिए आए हुए होते हैं, पर महाराजा से पहले ज्योति आ गई। फिर हम देखते हैं सेल्वम महाराजा का गुस्सा ज्योति पे उतारता है और उसे बहुत मारता है, और फिर खबरी शिवा ज्योति को दूसरे रूम में ले जाता है और फिर उसका बलात्कार करता है। फिर ये लोग कुछ देर तक महाराजा का वेट करते हैं, पर वो नहीं आता है। फिर सेल्वम कहता है चलो आज यहाँ से चलते हैं, महाराजा को किसी और दिन मारेंगे। वैसे भी हमने उसकी बेटी को जो दर्द दिया है वो भी कुछ कम नहीं है। फिर ये लोग यहाँ से जाने से पहले खबरी शिवा एक बार फिर से ज्योति का बलात्कार करता है और फिर उसे ऐसे ही अधमरी हालत में छोड़ के यहाँ से चले जाते हैं। फिर बाद में महाराजा जब जूते लेके घर वापस आता है तो वो देखता है उसकी बेटी अधमरी हालत में पड़ी हुई है। फिर महाराजा उसे अस्पताल ले जाता है और ज्योति की जान बच जाती है। फिर हम देखते हैं महाराजा उसी रात अकेले वापस अपने घर आता है और अपने आप के ऊपर बहुत गुस्सा होता है। वो सोचता है अगर वो उस दिन जूते लेने के लिए नहीं रुकता तो उसकी बेटी के साथ ये सब नहीं होता। फिर वो गुस्से में एक बोतल उठाता है और अपने ही सर पे फोड़ देता है और फिर वो बेहोश हो जाता है। और सुबह जब वहाँ से सांप गुजरती है तब जाके उसे होश आता है। यानी कि दोस्तों शुरू से हमें जो महाराजा कहानी बता रहा था वो सब झूठ था। असल में उस रात लक्ष्मी की चोरी नहीं ज्योति की बलात्कार किया गया था, और ये सच एज एन ऑडियंस सिर्फ हम ही जानते हैं, क्योंकि महाराजा ने ये सच अभी तक किसी को बताया नहीं है। महाराजा अभी भी वही लक्ष्मी चोरी वाली कहानी ही इंस्पेक्टर को सुनाता है। पर दोस्तों शिवा ने 13 साल से महाराजा के ऊपर नजर रखा था ताकि सेल्वम जब जेल से बाहर आएगा सबसे पहले इसे रास्ते से हटाएगा। इसीलिए महाराजा की आवाज से शिवा समझ जाता है कि ये वही बंदा है। हालांकि महाराजा को अभी तक ये पता नहीं है कि बाकी के 2 लोग कौन हैं। फिर भी शिवा उसके सामने जाने के लिए डरता है। फिर वो इंस्पेक्टर से कहता है ठीक है सर, अभी मैं जा रहा हूँ और कल सुबह मिलते हैं। तो इंस्पेक्टर कहते हैं देख भाई तेरा घर यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है, तू कल टाइम पे आ पाएगा उसकी कोई गारंटी नहीं है, इसीलिए आज रात तू यहीं पे रुक जा। फिर मजबूरन शिवा को यहाँ पे रुकना पड़ता है। फिर अगले दिन इंस्पेक्टर नए कचरे के डिब्बे और शिवा को लेके महाराजा के घर जाते हैं और उसे कहते हैं ये रहा तुम्हारा कचरे का डब्बा और ये रहा चोर। फिर हम देखते हैं महाराजा शिवा को हग करता है और उसके पीठ में कुछ चेक करता है तो वो देखता है उसके पीठ में एक जगह कान के साइज में फुला हुआ है। दरअसल ज्योति ने महाराजा से कहा था जिस बंदे ने उसका बलात्कार किया था उसके पीठ में एक जगह फुला हुआ है। अब महाराजा को शिवा के ऊपर पूरा शक होता है, पर पुलिस के सामने वो कुछ कर नहीं सकता है। इसलिए महाराजा इंस्पेक्टर को कहता है कि वो शिवा को छोड़ दें, क्योंकि उसकी लक्ष्मी तो उसे मिल गई है। तो फिर वो इस बात को वो आगे बढ़ाना नहीं चाहता है। फिर इंस्पेक्टर कहते हैं ये तुम्हें मारा और इतना तकलीफ भी दिया और फिर भी तुम कह रहे हो कि मैं इसे छोड़ दूं। तो महाराजा कहता है हाँ सर, इसे छोड़ दीजिए। फिर इंस्पेक्टर कहते हैं अगर ये तुम्हारी बेटी के साथ रेप किया हो क्या फिर भी तुम इसे छोड़ने के लिए कहोगे? ये सुनने के बाद महाराजा और शिवा दोनों चौंक जाते हैं। दरअसल दोस्तों इंस्पेक्टर को भी सच पता चल गया होता है कि महाराजा की बेटी के साथ क्या हुआ है। आपको याद होगा एक बार 2 कांस्टेबल धना के आखिरी टावर लोकेशन पे मिले थे। उन्हें वहाँ पे धना का मोबाइल पड़ा हुआ मिला था। खबरी शिवा धना को बार बार कॉल कर रहा था। उन्हें इसमें कुछ गड़बड़ लगा। फिर जब पुलिस इन दोनों के ऊपर फुल डिटेल्स में इन्वेस्टिगेशन करती है तो उन्हें पता चल जाता है कि इन्होंने महाराजा की बेटी के साथ क्या किया है। फिर इंस्पेक्टर महाराजा को कहते हैं तुम इसके साथ जो करना चाहते हो करो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं रोकूंगा। फिर हम देखते हैं महाराजा शिवा को तड़पा तड़पा के मार डालता है। इंस्पेक्टर वो तीसरे बंदे के बारे में यानी कि सेल्वम के बारे में पता लगा लेते हैं और उसका एड्रेस महाराजा को बता देते हैं।
और हम देखते हैं सेल्वम अभी एक कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करता है और बिल्कुल अकेला रहता है। फिर महाराजा उस कंस्ट्रक्शन साइट पे पहुंच जाता है। महाराजा जब सेल्वम को देखता है उसे पता चल जाता है कि ये वही बंदा है जिसे उसकी बेटी की बर्थडे के दिन पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। महाराजा को देख के सेल्वम गुस्सा हो जाता है और वो उसे मारने लगता है और वो कहता है, तुम्हारे वजह से आज मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया हूँ। सेल्वम को आज भी यही लगता है कि उस दिन पुलिस को महाराजा ने बुलाया था। फिर इन दोनों के बीच में फाइट होता है और महाराजा सेल्वम को बुरी तरीके से मारता है। फिर हम देखते हैं महाराजा ज्योति को भी यहाँ पे बुला लेता है तो वो अपनी पीटी टीचर के साथ यहाँ पे आ जाती है। दरअसल ज्योति इससे मिलकर ये पूछना चाहती थी कि उसकी क्या गलती थी जो उसके साथ इन लोगों ने ये सब किया। तो ज्योति सेल्वम से ये पूछती भी है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, कोई इंसान इतना नीचे कैसे गिर सकता है। शायद तुम्हें यह लग रहा होगा कि तुमने मुझे तोड़ दिया है, पर ऐसा कुछ नहीं है। मैं हार नहीं मानूंगी, मैं पहले जैसी थी आगे भी वैसे ही रहूंगी। अभी तुम यहाँ पे जिंदा हो वो भी सिर्फ मेरी वजह से, वरना पापा तो तुम्हें कब का मार चुके होते। फिर ज्योति कुछ गहने सेल्वम की तरफ फेंक देती है और कहती है, ये लो, ये सब कुछ रख लो अपने पास, शायद तुम उस दिन इन्हीं गहनों को चुराने के लिए आए थे। फिर ज्योति यहाँ से जाने लगती है। फिर सेल्वम जब उस गहनों को देखता है तो उसे वहाँ पे उसके द्वारा बनाया गया वो लॉकेट दिखता है। फिर सेल्वम लॉकेट को देखने के बाद जब ज्योति की तरफ देखता है तो वो नोटिस करता है ज्योति की पीठ में एक पुराने घाव का निशान है। ये देख के सेल्वम को याद आ जाता है कि बचपन में उसकी बेटी की पीठ में भी बिल्कुल ऐसे ही चोट लगी थी, यानी कि ये ज्योति कोई और नहीं सेल्वम की बेटी है। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं। सेल्वम के जेल जाने के बाद एक दिन महाराजा और उसकी पत्नी और बेटी वापस सेल्वम के घर जाते हैं उस लॉकेट को देने के लिए, पर उन्हें पता चलता है कि सेल्वम की पत्नी अभी वहाँ पे नहीं रहती है। फिर उसकी नई एड्रेस लेके उससे मिलने जाते हैं, पर सेल्वम की पत्नी उस लॉकेट को लेने से मना कर देती है। वो कहती है, ये पाप की कमाई है और मुझे ये नहीं चाहिए। तभी महाराजा की पत्नी देखती है कि सामने एक गिफ्ट शॉप है तो वो महाराजा को सेल्वम की बेटी के लिए एक खिलौना लाने के लिए भेजती है। और यही सीन को हमने इस मूवी की शुरुआत में देखा था। तब हमें ऐसा दिखाया जाता है जैसे कि ये घर महाराजा का है, पर असल में ये घर सेल्वम की पत्नी की थी। फिर जैसे कि हमें पता है एक ट्रक अपना संतुलन खो के फुल स्पीड से आके उस घर से टकरा जाती है और इस हादसे में महाराजा की पत्नी और बेटी दोनों मर जाते हैं और सेल्वम की पत्नी भी मर जाती है, पर उस कचरे के डिब्बे के वजह से सेल्वम की बेटी बच जाती है। फिर महाराजा उसे अपने साथ ले जाता है और सेल्वम की बेटी उसकी बेटी बन जाती है। फिर हम वापस प्रेजेंट में देखते हैं। सेल्वम को जैसे ही पता चलता है कि ज्योति उसकी बेटी है वो जोर जोर से रोने लगता है। उसे याद आता है कि कैसे उस रात उसने ज्योति को बुरी तरीके से मारा था और कैसे उसका साथी ज्योति के साथ बलात्कार किया था। सेल्वम फूट फूट के रोने लगता है और ऐसे ही रोते हुए सेल्वम ऊपर से नीचे गिर जाता है और उसका मौत हो जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाता है। इस मूवी में बहुत बार पास्ट एंड प्रेजेंट को मिक्स करके दिखाया गया है ताकि हम ऑडियंस हमेशा कंफ्यूजन में रहें। इस मूवी को देखने के लिए हमें भी थोड़ा चालाकी से काम लेना होगा, जैसे कि जब महाराजा का बाल सफेद होगा वो सीन प्रेजेंट का होगा और जब बाल काले होंगे तो समझ जाना वो सीन पास्ट का है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मूवी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी समझने में कोई भी दिक्कत आता है तो आप प्लीज कमेंट में पूछिए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को ऑल पे रखिएगा ताकि मैं नेक्स्ट जब भी वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप मेरा एक भी वीडियो मिस नहीं करोगे। तो चलो यार, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं कोई दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।